नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म बुक के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज का प्रैक्टिस सेट है टेस्ट सीरीज नंबर 8। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कुवैती दिनार। ये दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है कुवैती दिनार। जुलाई 2023 के अनुसार एक कुवैती दिनार भारत के 267.36 रुपये के बराबर है। अगला है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, ये बिल्कुल सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायती राज के संबंधित निम्नलिखित कथनों में, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये सही नहीं है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था, द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, तिलहन की फसल का संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तिलहन की फसल के संबंध में, और इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है, ये गलत है। इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तिलहन उत्तरी भारत में खरीफ की फसल तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दूसरा एवं तीसरा सही है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, अलसी, सूरजमुखी आदि ये सब आते हैं तिलहन में। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। सरसों रबी की प्रमुख फसल है, जबकि मूंगफली की कृषि खरीफ के समय की जाती है। तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। अगला है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन बने? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अमरेंद्र प्रकाश बने। अमरेंद्र प्रकाश बिहार के मधुबनी जिले के मूल निवासी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1973 को। कब? तो 24 जनवरी 1973 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा सी, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है, और संविधान के भाग 3 को भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा डी, जोग। राजा, रानी, रोरर और रॉकेट नाम के 4 झरने जोग जलप्रपात के अंतर्गत है। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। नेक्स्ट है, पुरापाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पुरापाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। पुरापाषाण के अंतिम चरण में आग की खोज की गई थी। और जोग जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और किस नदी पे? तो शरावती नदी पर है। नेक्स्ट है, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गंगा। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है, जिसे गंगा नदी द्वारा बनाया जाता है। वृद्धावस्था में नदी डेल्टा का निर्माण करती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1.55 मीटर। बैडमिंटन का नेट जमीन से 1.55 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। और बैडमिंटन में रैकेट का वजन 85 से 140 ग्राम के बीच होता है। स्मैश, लव, लेट, ड्रॉप, सेट पॉइंट, हाई सर्विस आदि बैडमिंटन के शब्दावली है, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी शब्दावली भी पूछा जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी है। संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन को कहा जाता है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। संसदीय प्रणाली में संवैधानिक प्रमुख नाम मात्र के होते हैं।
नेक्स्ट है मरले डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? मरले डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में है। मरले डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की नदी है तथा दक्षिण महासागर में ये गिरती है। और मेडागास्कर कई बार पूछा जाता है कहाँ स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 350A में। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 347 से 351 में भाषा से संबंध का वर्णन है और 343(1) में राजभाषा हिंदी का उल्लेख किया गया है। अगला है विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हम्मुराबी। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था हम्मुराबी। हम्मुराबी बेबीलोन का शासक था। हम्मुराबी संहिता में जैसे को तैसा दंड का प्रावधान था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम बार संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुना था और वो एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर बने रहे हैं। नेक्स्ट है गुलाबों की लड़ाई हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड में। गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों की लड़ाई में सामंतवाद को धराशायी कर दिया गया और रक्तहीन क्रांति, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में ही हुआ था और रक्तहीन क्रांति द्वारा राजा विलियम III को सत्ता प्रदान किया गया था। अगला है बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अरुंधति राय। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय है। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? तब मिला था 1997 में उन्हें मिला था। भारतीय मूल के BS नायपाल को 1971 में इन ए फ्री स्टेट के लिए मिला था बुकर पुरस्कार। और सलमान रुश्दी को मिला था 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार। और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार किरण देसाई को मिला है 2006 में। और व्हाइट टाइगर के लिए मिला है अरविंद अडिगा को 2008 में बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है। कब से? 1969 से। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुख्यालय जेनेवा में है। और WHO की स्थापना हुआ था कब? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। नेक्स्ट है दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड इरविन था। 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। अगला है रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डी, इवान नोवो को। इवान नोवो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर ब्रिटेन में है जो सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। और सूती वस्त्रों की राजधानी बम्बई को कहा जाता है। और भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। नेक्स्ट है मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, नदी का। मानचित्र पर नीला रंग जल को प्रदर्शित करता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में कालिदास का नाम मिलता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऐहोल अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है। ऐहोल अभिलेख में भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर का भी चर्चा मिलता है। ऐहोल अभिलेख बतापी में अवस्थित है और ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। ऐहोल अभिलेख चालुक्य वंश के महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्कीर्ण करवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने उसे उत्कीर्ण करवाया, लेकिन लिखा गया है अभिलेख इसके द्वारा रवि कीर्ति द्वारा। अगला है बाकर कप का संबंध किस खेल से है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, गोल्फ से है। बाकर कप का संबंध गोल्फ से है। गोल्फ खेल से संबंधित अन्य कप भी है, जैसे राइडर कप है, प्रिंस बेल कप है, नोमुरा ट्रॉफी है, मुथैया गोल्ड कप है आदि। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था।
ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य संबंधित है, किनसे संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू से। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। और ये कब दिए थे? तो 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में ये भाषण में ये बोले थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारधारा से अधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। बेरोजगारी का मूल कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी सबसे मुख्य समस्या है और भारत में अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था टोकन करेंसी किसने लागू की? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के मूल्य के बराबर तांबा के सिक्के चलाए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे अधिक विद्रोह भी हुआ था और दीन ए को ही कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। मलिक याकूब और मलिक काबिल ने सुल्तान को बाजार नियंत्रण में सहयोग किया था और बाजार नियंत्रण नीति पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपनाया था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक वस्तु का दाम निर्धारित कर दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, नीलगिरी पहाड़िया। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है दोदा बेटा, कितना? 2637 मीटर। टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। अगला है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ए, अकबर के शासनकाल में। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर का काल है। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के समय में महाभारत का अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया था। बदायूनी आदि ने रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। जबकि संगीत पर सबसे अधिक पुस्तक औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई थी, क्योंकि संगीत पर प्रतिबंध औरंगजेब ने ही लगाया था। नेक्स्ट है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 77% आश्रित है। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861। अगला है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने पर चार्टर किसने प्रदान किया? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की चार्टर महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने की। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। शुरुआती में ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 साझेदार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जॉन स्मिथ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जॉन स्मिथ थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वतंत्र प्रभार के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। और बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। नेक्स्ट है, म्यांमार कब आज़ाद हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 4 जनवरी 1948 को। म्यांमार 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया है। अगला है, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा आरंभ की? भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा आरंभ की? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अस्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 23 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार को बनाया गया। अस्थाई बंदोबस्त का जनक सर जॉन शोर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही ईस्ट इंडिया कंपनी से संपूर्ण क्षेत्र आता था।
स्वतंत्र प्रभार का या विशुद्ध रूप से या बिना अतिरिक्त प्रभार को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, इसे आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए। नेक्स्ट है, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई, किस अधिनियम के तहत? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, बंगाल अधिनियम 17 के द्वारा सती प्रथा समाप्त किया गया, बंगाल अधिनियम 17 के द्वारा। सती प्रथा को 1829 ईस्वी में एक्ट 17 के अधीन विलियम बेंटिक ने समाप्त किया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। एक दास प्रथा के बारे में पूछा जाता है, तो दास प्रथा एक्ट 5 के अधीन 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की थी। अगला है, मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाभिक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, NBS-01 को। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, नीति आयोग। नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। 1 जनवरी 2015 से वर्तमान केंद्र सरकार ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की। नेक्स्ट है, बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? और इसका आंसर हो जाएगा ए, उदारवादी। बिपिन चंद्र पाल ने अपना राजनीतिक जीवन उदारवादी विचारधारा से शुरू किए थे। बिपिन चंद्र पाल गरम दल के त्रिरत्न में से एक थे। ये त्रिरत्न कौन थे? तो लाल, बाल, पाल, जो कि पंजाब, महाराष्ट्र एवं बंगाल क्षेत्र से संबंधित थे। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में किस भारतीयों को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा सी, आर रवि कन्नन को। सितंबर 2023 में आर रवि कन्नन को 2023 का 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि 55वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, द एलिफेंट विस्पर को। 95 अकादमी पुरस्कारों में भारतीय फिल्म द एलिफेंट विस्पर ने सर्वश्रेष्ठ विचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता। और एक और ऑस्कर का इंपॉर्टेंट पुरस्कार भारत को मिला है कि 95 ऑस्कर अवार्ड में एस राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला, तथा भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो था वो द एलिफेंट विस्पर को मिला सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए। 2 पुरस्कार इस बार ऑस्कर में मिला भारत को। नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? और इसका आंसर हो जाएगा डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। इसकी स्थापना SN बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर 1876 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। इंडिया नामक पत्रिका दादा भाई नौरोजी ने निकाला था, और इंडिया हाउस की स्थापना श्याम कृष्ण जी वर्मा ने किया था। अगला है, निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनें। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेट ब्रिटेन, यूरो। ग्रेट ब्रिटेन, यूरो, ये निम्नलिखित देशों की मुद्राओं के संदर्भ में ये गलत विकल्प है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा यूरो नहीं पाउंड है। यूरो वर्तमान में 20 देशों की मुद्रा है। यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश था क्रोएशिया, जो 1 जनवरी 2023 को आधिकारिक रूप से अपना लिया था, जबकि 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लेबनान को। जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने लेबनान को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीत लिया है। एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? एतमाद उद दौला का। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जहांगीर से। एतमाद उद दौला का मकबरा जहांगीर की काल में बनाया गया था। एतमाद उद दौला नूरजहां के पिता को दी गई उपाधि है। नूरजहां ने 1627 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु होने पर आगरा में एतमाद उद दौला का मकबरा बनाया था। नूरजहां के पिता का नाम क्या था? तो ग्यास बेग था, और माता के नाम अस्मत बेगम थी। अगला है, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं, और इसका आंसर हो जाएगा बी, MS स्वामीनाथन।
अगला प्रश्न है कि भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र से है। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत का यानी आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी है। दशमलव प्रणाली एवं शून्य का आविष्कार का श्रेय आर्यभट्ट को मैंने दिया जाता है और पाई का मान आर्यभट्ट ने दिया था। उन्हीं के नाम पर 1975 में भारत सरकार ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा था। नेक्स्ट है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा सी, पोलैंड पे। हिटलर के द्वारा पोलैंड देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे आक्रमण किया था और 3 दिसंबर को फ्रांस एवं ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी। किसके विरुद्ध? तो जर्मनी के विरुद्ध। अगला है, अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सचिन तेंदुलकर को। इसका सही जवाब हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। अगला है, शक्ति का विमीय सूत्र होता है। शक्ति का विमीय सूत्र होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ml² T-3 शक्ति का विमीय सूत्र होता है। बॉयल के नियम का सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, V प्रोपोर्शनल टू 1/P। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बॉयल का नियम कहता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है। चार्ल्स का नियम भी पूछा जाता है और वह है स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा में आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। तो ये जो है होगा V प्रोपोर्शनल टू T, ये चार्ल्स का नियम है। और V प्रोपोर्शनल टू 1/, जो P है वो है बॉयल का नियम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले खाली स्थान युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। पानी जल की कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण अस्थायी कठोरता होता है, लेकिन अगर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड लवण घुले होने के कारण अस्थायी कठोरता होता है। और जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर अगर उबाला जाए तो अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई की मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है, तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, 4% होगा, क्योंकि टी बराबर होता है 2π√L/g। तो लंबाई में कितना है? 2% का है और टी में कितना है? 1% में है। तो जी का पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 4%। ये थोड़ा लंबा फार्मूला में होगा, पहले आप इधर रूट को इधर ले जाइएगा, उसके बाद जी बराबर 1/t के स्क्वायर कीजिएगा। जी की प्रतिशत त्रुटि del L/L प्लस 2 जो स्क्वायर में है 2 गुना del T/t कीजिएगा, जो निकल कर आएगा वो 4% आएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। कौन है चुंबकीय अनुनाद पर आधारित? और इसका आंसर हो जाएगा बी, MRI स्कैनिंग। MRI स्कैनिंग चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी कहते हैं, चुंबकीय अनुनाद को टोमोग्राफी कहते हैं। CT स्कैन में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। रेडियोथेरेपी में बाई विकिरण का प्रयोग किया जाता है और एंजियोग्राफी में भी एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, आंसर हो जाएगा ए, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो इस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं और इसका फार्मूला होता है F बराबर mv²/r होता है। और एक प्रश्न रहता है, अक्सर पूछा जाता है अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल जो छद्म बल या जड़त्वीय बल होता है, जो अपकेंद्रीय बल के विपरीत होता है, यानी अभिकेंद्रीय बल के वो विपरीत होता है। अगर ये केंद्र की ओर है तो वो ये केंद्र से बाहर है, यानी अपकेंद्रीय बल वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है और यह एक आभासी बल है। सर्कस में मौत के कुएं अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है, ठीक है, अपकेंद्रीय बल का।
अगला है सही कथन छाटिए, इनमें से कौन सा सही कथन है? आंसर हो जाएगा चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। चाल में केवल परिमाण होता है, ये बिल्कुल सही है, और वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि प्रक्षेप के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा? यदि प्रक्षेप का वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो परास बराबर आर बराबर होता है u² बाई जी। अगर वेग का मान दुगना कर रहे हैं, यानी पहले अगर u1 है, अब क्या कर रहे हैं 2u कर रहे हैं, तो नया परास क्या होगा? तो 2u के होल स्क्वायर बाई जी, यानी क्या हो जाएगा 4u² बाई जी। यही 4 गुना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया? और इसका आंसर हो जाएगा डी, पोलियो। पोलियो बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। पोलियो पॉलीमिलाइट्स वायरस से होने वाला रोग है। पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और पोलियो वैक्सीन की खोज कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका खोज किया था जोनासन सॉल्क ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अफवाहों के सिद्धांत पे। परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफवाहों के सिद्धांत द्वारा। हुंड के नियम के अनुसार किसी भी कक्षक के उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक कर भरते हैं, तत्पश्चात ही उसका जोड़ा बनना प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, गति ऊर्जा। किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, और क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत गति ऊर्जा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है, ये गलत है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। ओजोन का कवच सूर्य से आने वाले पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण से पृथ्वी की सतह को रक्षा करता है, बिल्कुल सही है। ओजोन एक घातक विष होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मेथिल एल्कोहल का। CH3OH का रासायनिक सूत्र है मेथिल एल्कोहल। ब्लीचिंग पाउडर को क्या हम जानते हैं सूत्र? तो CaOCl। अगला प्रश्न है कि ऑक्जैलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता है कितनी? ऑक्जैलिक अम्ल में इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, 3 है। तो आइए देखते हैं। H2C2O4 का निकालना है, इसमें कार्बन की संयोजकता, तो 2 + C2 के तो निकालना है कार्बन के, 2x - 4O का गुना 2 करते हैं तो हो जाएगा =0। 2x = 6, x = 3 होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, 3। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र खाली स्थान से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, मूत्रवाहिनी में। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण होता है, और जो बदबू आता है वो अमोनिया के कारण आता है। किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारत तत्व की संज्ञा दी गई है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन को रसायन विज्ञान में अवारत तत्व कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, तुल्यांक भार इंटू संयोजकता। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकीय भार गुना संयोजकता। अब रक्त स्पेक्ट्रम स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच। नेक्स्ट है मनुष्य की साधारण श्वास दर कितनी होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 15 से 18 बार पर मिनट। मनुष्य की साधारण श्वसन का दर 15 से 18 बार पर मिनट हो जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य को 72 बार हृदय धड़कता है 1 मिनट में। सामान्य नाड़ी का दर भी 72 बार पर मिनट होता है। अब भ्रूण अवस्था में शिशु का 130 बार हृदय धड़कता है। अगला है वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी हम लोग जानते हैं। सही सुमेलित युग्म को चयन कीजिए कि कौन है? तो इसका जो हो जाएगा बेसेल सभा जैव विविधता संरक्षण गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग गलत है। रामसर सभा भौमिक जल प्रदूषण गलत है।
क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल CFC के उत्पादन के नियंत्रण के लिए है। रामसर संधि आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए है। और एक पूछा जाता है किगाली समझौता, वो HFC के उत्पादन के नियंत्रण के लिए, और वियना समझौता भी ओजोन परत के संरक्षण के लिए है। नेक्स्ट है लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन को स्राव करते हैं स्थित होते हैं। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अग्न्याशय में। इंसुलिन लैंगरहैंस द्वीपिका के बिट्टा कोशिका द्वारा स्रावित होती है। इंसुलिन की अल्प मात्रा में स्रावन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। अगर इंसुलिन शरीर में अल्प मात्रा में निकल रहा है तो मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। अगर रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गया तो भी मधुमेह रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी, एड्रीनेलिन। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो एड्रीनेलिन। नेक्स्ट है BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाने चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 6 माह के भीतर लगा देना चाहिए। अगला है सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फ्लोरीन। सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। नेक्स्ट है मैथ के सवाल। काफ़ी लोगों का कमेंट है कि मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को अच्छे से समझाइए। यहाँ पर ओवरव्यू बता दिया जा रहा है ताकि आप सोल्व कर सके। फिर भी बहुत लोगों की मुश्किल हो रही है। जल्द ही 1-2 दिन के अंदर आपके लिए मैथ के अच्छे से वीडियो लेकर आएंगे, उसमें अच्छे से काफ़ी समझाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अगले प्रश्न पे। 76वां प्रश्न है कि 300 को 2 समान भागों में ऐसे विभाजित करें कि बड़ा अंश का आधा दूसरे अंश से 48 कम हो जाता है। 300 के 2 समान भागों में बांटना है और बड़ा का जो भाग मिलेगा दूसरे से जो मिलेगा उससे 48 कम हो सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाइएगा। कि मान लिया कि भाग x और y है और x प्लस y कितना दिया हुआ है? 300 दिया हुआ है और x ज़्यादा है y से। अब कह रहा है कि x का माने बड़ा भाग के आधा x/2 जो हो जाएगा वो कह रहा है दूसरे से 48 ज़्यादा है, 48 कम हो सकता है। दूसरे अंश यानी भाग से 48 कम हो सकता है। तो x/2 बराबर y माइनस 48, ये हमारा एक इक्वेशन निकल के आया और एक x प्लस y बराबर 300 निकल के आया। जब आप इन दोनों को सोल्व कीजिएगा तो हमारा जो प्रश्न निकल के आ जाएगा वो x बराबर 168 आ जाएगा। प्रश्न में यही कह रहा है। और y बराबर कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा y बराबर 132। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 28.50 रुपया प्रति किलोग्राम के 11 किलोग्राम चाय को 22.00 रुपया प्रति किलोग्राम की 9 किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाए तो मिश्रित चाय प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या होगा? सबसे पहले तो कितने किलोग्राम चाय है? तो 11 किलो प्लस 9 किलो। 11 किलो को मिलाया गया है, इसका कीमत जो है 28 रुपया है, 28.5 रुपया। और 9 किलोग्राम चाय का जो कीमत है वो है 22 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 11 गुना 28.50 और 9 गुना 22 कर दीजिएगा और दोनों को जोड़िएगा तो कितने रुपया का मिलाया गया सबसे पहले। तो पहला जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा कितना? 28.50 गुना 11 प्लस 22 गुना 9, कुल मूल्य कितना हो गया? 511.5 रुपया हो जाएगा। मिश्रित करने के बाद कुल चाय कितना हो गया? तो 9 kg प्लस 11 kg कितना हो गया? 20 किलो। तो औसत मूल्य कितना हो जाएगा? जो हम जोड़कर 511.5 निकाले हैं उसका बटा अगर हम कर देते हैं 20 से तो वो हमारा जो है औसत मूल्य निकल जाएगा। तो हो जाएगा 511.5 बटा 20 बराबर हो जाएगा 25.58 रुपया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि a बराबर 1.9 है, b बराबर 2.1 है तो निम्नलिखित में से कौन a² प्लस 2ab प्लस b² का मान है? तो a² प्लस 2ab प्लस b² किसके बराबर होता है? तो a प्लस b के फार्मूला हम लोग जानते हैं, बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। यही लिखा हुआ है a प्लस b के होल स्क्वायर। तो सीधे कर देना है। a बराबर दिया हुआ 1.9 प्लस b के होल स्क्वायर है 2.1 के स्क्वायर है। तो इन दोनों के जोड़कर कितना आएगा? तो ये दोनों का जोड़कर आएगा 4 और 4 के स्क्वायर हो जाएगा यानी इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा
वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यदि x माइनस बाई का 50% बराबर है x प्लस बाई का 30%, तब बाई x का कितने प्रतिशत, तब बाई जो है x का कितने परसेंट। तो सबसे पहले तो x और बाई का मान निकालिए। प्रश्न में क्या कह रहा है कि x माइनस बाई गुना 50%, यानी 50/100 है, बराबर है कितना, x प्लस बाई गुना 30/100 है। यहाँ पर x प्लस बाई है, x इधर है, x माइनस बाई है। जब ये पूरे इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो जो हमारे यहाँ निकल कर आएगा वो निकल कर कितना आएगा, 2x बराबर 8 निकल कर आएगा, 2x बराबर 8। तो बाई बराबर होगा कितना, x/4 हो जाएगा। हमारा इक्वेशन निकल के आएगा बाई बराबर x/4 हो जाएगा, यानी बाई x का चौथे भाग है। यानी अगर x 100% है तो बाई कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सुमित 1 घंटा में 5 किलोमीटर गया, 5 मिनट वह कितनी दूरी तय करेगा। तो सुमित 1 घंटा में कई किलोमीटर गया, तो 1 घंटा में चली दूरी 5 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 5000 को पहले 5 किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं, 5000 हो जाएगा। और कितने, 1 मिनट में चला, तो 1 घंटा में कितनी मिनट, 60 मिनट, तो 60 से भागा दे देंगे। तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा कितना, इस तरह काट दे देंगे तो 500/6 आएगा 1 मिनट में। तो 5 मिनट में कितना चलेगा, तो 5 से इधर हम गुना कर देंगे, यानी 500 गुना 5/6, यानी हो जाएगा 2500/6। जब इसे आप निकालिएगा तो जो हमें निकल कर आएगा 416.67, यानी आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि 4 व्यक्तियों को 4 दिन खाने के लिए 4 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है, तो 20 व्यक्तियों के लिए 20 किलोग्राम चावल कितने दिन चलेगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को इस तरह सोल्व कीजिए कि 4 आदमी 4 किलो चावल खाने में कितना लगाता है, 4 दिन। तो एक आदमी 1 किलो चावल खाएगा कितने दिन में, 4 दिन में। तो एक आदमी 20 किलो चावल कितने दिन में खाएगा, 80 दिन में खाएगा। तो 20 आदमी 20 किलो चावल कितने दिन में खाएगा, तो 20 से हम सीधे भागा दे देंगे, तो आंसर हो जाएगा 4 दिन। तो आंसर हो जाएगा क्या है इसका, सी, 4 दिन हो जाएगा। एक आदमी 1 किलो चावल 4 दिन में, तो एक आदमी 20 किलो चावल 80 दिन में, तो 20 आदमी 20 किलो चावल 4 दिन में ही खा लेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 50 व्यक्तियों के एक समूह में 35 हिंदी बोलते हैं, 25 अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों बोलते हैं। सभी व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोलते हैं, तो कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। तो हिंदी बोलने की संख्या कितनी है, एक फार्मूला से अगर हम NH हिंदी कर लेते हैं तो कितने हैं, 35 है। और हिंदी एवं अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो NH इंटरसेक्शन अगर हिंदी इंग्लिश को करते हैं तो ये है 25 है। तो हमारे देखना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों कितने बोलते हैं, तो वो है कितने, 50 व्यक्तियों के एक समूह है। तो हिंदी और इंग्लिश के कितने समूह है, 50 है। तो जो हमारा इंग्लिश बोलने वाला कितना है, वो है वाट, यानी उसे x मान लेते हैं। तो हमें 50 आदमी तो बोलने वाला है ही, उसमें से हिंदी बोल रहा है 35, इंग्लिश बोल रहा है x, और उससे जो दोनों कॉमन है वो घटा देना है, तो वो हो जाएगा 25। दोनों कॉमन कौन बोल रहा है, 25। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 40। x का मान कितना आ जाएगा, 40। तो इसका जो सही जवाब है आंसर बी, 40 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन बिंदु बाई अक्ष पर स्थित है। अगर ये x एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, तो यहाँ पर जो होता है एक्सिस वो 0 बाई कहलाता है, 0 बाई कहलाता है। x एक्सिस 0 है, अगर यहाँ पर स्थित है तो ये कहलाएगा x0, यहाँ पर जो है वो 0 0 है। तो प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु बाई अक्ष पे स्थित है, यानी बाई पर स्थित है। तो x तो निश्चित है कि वो 0 होगा, इसमें x0 किस में है, तो सिर्फ है a में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा a। नेक्स्ट प्रश्न है, अलजेब्रा का एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसे सरल करना है। √5 + √3 बटा √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3। इसे किस तरह हल करना है, तो पहले इस पार्ट को हल कीजिए और फिर इस पार्ट को हल कीजिए। इसे इस तरह हल करना है कि √5 + √3 है बटा √5 माइनस √3, इसके ऊपर नीचे
√5 प्लस √3 अब बटा √5 प्लस √3 से गुना कर देना है। इन दोनों सेम अगर काट देंगे तो एक एक आएगा। अब जब गुना कीजिएगा तो नीचे एक बार जोड़ एक बार घटाव आया हुआ है, तो इसका हो जाएगा, एक फार्मूला होता है, एक बार जोड़ प्लस एक बार घटाव बराबर हो जाएगा a² माइनस b²। ये जो हमारा टूट के आएगा √5 के स्क्वायर माइनस √3 के, अभी नीचे वाला सोल्व कर रहे हैं तो √3 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 माइनस 3 बराबर 2 आएगा। मैंने इतना को आप सोल्व करिएगा तो 2 आएगा नीचे। और ऊपर क्या हमारा आया था, √5 प्लस √3 था, और हम गुना भी किए थे किससे, √5 प्लस √3 का, यानी इन दोनों का गुना है, दोनों इक्वल है, तो ये टर्म हट जाएगा ये, और इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। √5 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 प्लस 2 √5 √3 हो जाएगा। ये हमारा निकल के आएगा, तो 2 अब रूट के अंदर कर देंगे तो 5 या 15 आ जाएगा। तो जो हमारा निकल कर आया, आइए एक में लिखते हैं कि 5 आया रूट स्क्वायर में, फिर 3 आया प्लस 2 √15 आया बटा 2। यहाँ पर भी वही आएगा 5 प्लस 3, यहाँ पर ऊपर माइनस है तो ये भी माइनस होगा, 2 √15 बटा 2, ये प्लस में है। अब 2 एलसीएम ले लीजिएगा, तो इसमें इस तरह लिखिएगा, तो जो हमारा ये है ये दोनों कट जाएगा, 5 3 8, 5 3 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 2 नीचे है तो आंसर आ जाएगा 8। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 0.032 और 0.2 के उत्पाद का वर्गमूल है। तो डायरेक्ट इसे सोल्व कर लीजिएगा, 0.032 गुना 0.2 प्रश्न में कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा √0.0064, तो आंसर हो जाएगा 0.08। सही जवाब हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित किया गया। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवारों ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो सबसे पहले 7500 में वैध कितना पड़ा, 80% पड़ा। तो सबसे पहले वैध मत निकालते हैं, तो जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 6000। इस तरह निकालेंगे 7500 गुना 80/100, तो निकल के वैध मत कितना आया 6। उसमें कह रहा है एक को 6000 में 55% मिला है, तो जो हमारा निकल कर आएगा 55% निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो 6000 गुना 55/100 यानी 3300 निकल के आया। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है, तो 6000 माइनस 3300, तो जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 2700 रुपया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा डी। अगला है, 2 साइकिल सवार एक ही समय में क्रमशः पटना एवं सिवान से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी गति क्रमशः 8 किलोमीटर पर घंटा एवं 10 किलोमीटर पर घंटा है। यदि पटना और सिवान की दूरी 200 किलोमीटर है तो उनके मध्य 7 घंटे बाद कितनी दूरी रह जाएगी। तो दोनों की चालों की मैंने दोनों द्वारा चली गई दूरी कितनी है, एक चल रहा है 7 घंटा 8 किलोमीटर पर सेकेंड से, 8 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, तो 8 7 56 किलोमीटर चला है, और एक 10 किलोमीटर से हिसाब से चल रहा है, तो ये हो जाएगा 70 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितना चला है, तो 126 किलोमीटर चला है। अब पूछ रहा है कि यदि पटना और सिवान की दूरी 200 किलोमीटर है तो उनके मध्य 7 घंटे के बाद कितनी दूरी रहेगी। यानी 200 की दूरी में कितना चल चुका है, 126 चल चुका है, इन दोनों की दूरी कितना रहेगा अब 74 किलोमीटर, 200 माइनस 126 74 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा सी। चला है 7 घंटा तो 126 किलोमीटर चला है, और अब बचा है 74 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में 126 भी दिया हुआ है, वो गलती से टिक मत कीजिएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु इसके मूल्य के 10% कम में खरीदी। एक व्यक्ति ने एक वस्तु इसके मूल्य के 10% कम में खरीदी तथा इसके मूल्य के 10% अधिक में बेच दी। अगर माना कि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है और उसे खरीदा कितने में, 10% कम से, यानी 90 रुपया में, और बेचा 10% ज़्यादा करके, तो कितने में बेचा, 110 रुपया में। और इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे, वही लाभ हुआ, 110 माइनस 90 बराबर 20 रुपया, यानी लाभ कितना हुआ उसे 20 हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 से अधिक, क्योंकि लाभ जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे किस पे, 90 पे निकालेंगे, तो इसका जो हो जाएगा 20% से अधिक, यानी ए हो जाएगा। क्योंकि हमें खर्चा तो 90 रुपया ही लगा ना, अंकित मूल्य पे थोड़ी निकालेंगे लाभ, तो 90 पे निकालेंगे, तो इसका जो हो जाएगा 20% से अधिक। नेक्स्ट है, 36 संतरे बेचने पर
एक फल वाले को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी हानि प्रतिशत कितनी होगी? 36 संतरों का जो क्रय मूल्य होगा वो 4 संतरों के मतलब विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी टोटल 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। तो हानि परसेंट बराबर हो जाएगा, हानि कितना, 4 संतरों के 4 कितने में 40 का भेजा गुना 100 बराबर 10% की हानि होगा। 4/40 गुना 100, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक नौका 36 किलोमीटर धारा की दिशा में 3 घंटे में जाती है, वापस आने में 6 घंटे लगते हैं, स्थिर जल में नौका की क्या गति होगी? तो शांत जल में नौका की चाल प्लस धारा की गति बराबर होगा 36/3 बराबर 12 हो जाएगा, तथा शांत जल में नौका की चाल माइनस धारा की गति बराबर होगा कितना, 36/6, क्योंकि 6 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में नौका की चाल बराबर हो जाएगा 12 + 6, दोनों को जोड़ दीजिएगा बटा 2 कर दीजिएगा, तो जो हमारा निकल कर आएगा 9 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक किसान 5 दिनों में 3 एकड़ जमीन जोतता है, वह 12 एकड़ जमीन कितने दिनों में जीत सकता है? 12 एकड़ जमीन कितने दिनों में जोत सकता है? तो सीधे है 12 से अगर 12 को 3 से भागा देंगे तो 4 होगा, यानी एक मतलब पार्ट को 5 दिनों में, तो 4 पार्ट को, तो 520 सीधे गुना करके निकाल लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 20। नेक्स्ट है, 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, सी के इनके साथ मिलने पर इनकी वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष है, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? तो 3 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु कितनी थी? तो हो जाएगा औसत आयु 18 वर्ष, यानी 18 गुना 2 36 वर्ष हो जाएगा, दोनों के जो जोड़ के करेंगे तो। और ए और बी की वर्तमान आयु क्या है? तो 36 तो औसत हो गया, प्लस 3 वर्ष पूर्व है तो 3 दोनों में जुड़ जाएगा 6, यानी टोटल 42 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व में 36 वर्ष था दोनों के, तो अब कितना हो जाएगा 42 वर्ष। अब ए बी और सी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, जो 22 वर्ष हो गया है जुड़ने पर, तो 22 गुना 3 बराबर 66 वर्ष हो गया है अभी का वर्तमान आयु। तो सी की वर्तमान आयु हो जाएगा 66 माइनस 42 बराबर 24 वर्ष। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, चित्र में बाई का मान निकालिए, बताना है कि बाई का मान कितना होगा। ये 2/डिग्री दिया हुआ 5/डिग्री और ये भी 5/डिग्री, तो इसके बराबर ये भी हो जाएगा 5/डिग्री, और ये कितना होता है 180 डिग्री का, तो हम निकाल लेंगे कि 180 डिग्री बराबर 5/, प्लस 5/, प्लस 2/डिग्री, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, तो ये भी 5/, हो जाएगा, टोटल 180 है, तो 5 दूनी 10 2 12/, यानी 12/डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो 22 डिग्री बराबर होगा 180/12। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 डिग्री, तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के जिसके प्रत्येक कोण की माप 108 डिग्री है, कितनी भुजाएं रह सकती है? तो समभुज की n भुजाएं हो तो कुल कोणों का योग कितना होता है? 2n - 4 × 90 डिग्री। अब कह रहा है कि 2n - 4 × 90, और प्रश्न में क्या है, प्रत्येक कोण की माप 108 डिग्री है, यानी 108 n है। अगर बहुभुज की भुजाओं की संख्या n है तो कितना हो जाएगा, प्रत्येक कोण 108 गुना n हो जाएगा। यहाँ n का मान निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 5, सीधे क्या हो जाएगा 2n - 4 × 90 डिग्री, दिया हुआ है 108, जहाँ पर हम n होगा, जहाँ पर n जो है बहुभुज के भुजाओं की संख्या है, इनके मान सोल्व करके निकाल लीजिएगा, 5 आएगा, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, x + y = 3, 2x + 5 = 12 का हल क्या होगा? तो इसे एक इक्वेशन मान लीजिए, 2x + 5 = 12, दूसरा इक्वेशन मान लीजिए, और पहले इक्वेशन को 2 से गुना कीजिए, उसमें दूसरे इक्वेशन को घटा दीजिए और x y का मान निकालिए, तो y = 2 हो जाएगा और x = 1 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा निकल कर वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं को एक रेखा एक ही अनुपात में बांटती है, रेखा को तीसरी भुजा के खाली स्थान होना चाहिए, और इसका आंसर हो जाएगा समानांतर। किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि जब x = -1 हो तो इस समीकरण का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? तो हाँ, यहाँ पे x के जगह पर -1 रख देंगे तो क्या निकल के आएगा, -8
प्लस 36 माइनस 54 प्लस 27, क्योंकि एक्स क्यू में अगर -1 रखेंगे तो माइनस वैल्यू देगा, एक्स स्क्वायर में प्लस देगा और एक्स में माइनस देगा, तो ये निकल कर आएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 के बराबर, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस भिन्न को निकालिए जिसके द्वारा 35/42 को गुणित किया जाए ताकि गुणनफल का वर्गमूल 1 हो। माना कि भिन्न x है, तब क्या है, कह रहा है प्रश्न में कि x के 35/42 गुणित किया जाए ताकि गुणनफल का वर्गमूल, ये जो गुणनफल है उसका वर्गमूल कितना के बराबर हो, 1 हो। यानी √x गुना 35/42 बराबर 1 हो। वहाँ पर x का मान निकालना है, तो x का मान निकालिएगा तो आंसर जो आ जाएगा 1.1/5, आंसर ए हो जाएगा। 4783 का मानक रूप लिखिए। 4783 का मानक रूप लिखिए। मानक रूप बराबर होता क्या है कि a गुना 10 के पावर p, जहाँ 1 से बड़ा a होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए a का मान। तो 4783 को कितना लिखेंगे किस तरह, 4.783 गुना 10 के पावर 3 लिखेंगे। अब a का मान भी 10 से नीचे है क्योंकि 4.783 है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 99 का सी, 4.c। बाकी सभी लोग ये जो a का है वो 1 से, ये देखिए छोटा है, ये 10 से भी बड़ा है और ये भी 10 से बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला है, जमाल के पास 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाले भूमि के एक खंड है। सुनील के पास 4 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार भूमि खंड है। उनके खंडों के क्षेत्रफल में क्या अंतर है। तो क्षेत्रफल का अंतर है, एक का है मतलब एल गुना बी हो जाएगा, एक के वर्ग है तो भुजा के स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 520 हो जाएगा, ये 416 हो जाएगा, इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो ये 4 वर्ग के मीटर में का अंतर है। नेक्स्ट है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में इतना को इस तरह लिखा जाता है, तो सांकेतिक भाषा में फेल्योर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखना है कि विक्ट्री को किस तरह लिखा गया है। तो अगर हम v से +3 करते हैं तो बाई आता है, i से अगर हम +3 करेंगे तो l आएगा। उसी तरह c से प्लस क्या करेंगे हम 3 तो क्या आ जाएगा, f आएगा। जो हम +3 करेंगे +3 तो f आएगा, यानी सभी में +3 करके निकाला गया है अगला टर्म। तो उसी तरह हम f को +3 करते हैं तो क्या निकल के आएगा, i निकल गया। a को +3 करेंगे तो b निकल के आएगा। l को +3 करेंगे तो l क्या, i, फिर a के बाद i है, i के +3 करेंगे तो l निकलेगा। l को +3 अगर हम करते हैं तो o निकलेगा, और u के +3 करेंगे तो x निकलेगा। r को +3 करेंगे तो क्या निकलेगा, u निकलेगा, और e के +3 करेंगे तो h निकलेगा। ये कौन ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन में सी में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में शिफ्ट को RFFBO लिखा जाता है, तो सांकेतिक भाषा में LKUMB को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर S से R गया है यानी -1 किया गया है, H से F गया है -2 किया गया है, I से F गया है तो क्या किया है, -3 किया गया है। और इसी तरह अगर हम F को देखते हैं, F को 20 तक कितना में -4 किया गया है, कितना -4 के, यानी पहला में -1, दूसरा में -2, तीसरा में -3, चौथा में -4, पाँचवा में -5 किया हुआ, एक एक बढ़ के माइनस किया हुआ। अब उसी तरह L को करते हैं -1 तो K होगा, क्योंकि जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल का मान होता है वो K के बाद L आता है, यानी L के पहले K आता है, और K के 2 पहले क्या आएगा, I आएगा। U के 3 पहले क्या आएगा, R आएगा। M का 4 पहले आ जाएगा क्या, I, और B का 5 पहले आएगा W। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 11 गुना 12 गुना 13 बराबर 234 हो तो 31 गुना 43 गुना 54 क्या होगा। तो काफ़ी अच्छे से इसे देखिए, 11 गुना 12 गुना 13 को 234 लिखा है किस तरह, तो 1 + 1 को जोड़ा है, 1 + 1 को, तब इसको 2 लिखा है, और ये है 1 + 2 को 3 लिखा है, और उसे 1 + 3 को 4 लिखा है, यानी 234 इस तरह लिखा है। 11 को 1 + 1 किया है, 12 को 1 + 2 किया है, 13 को 1 + 3 किया है, और यही 234 में लिखा है। तो 31 43 54 को क्या है, 31 को लिखेंगे 3 + 1 बराबर 4, यानी पहला टर्म तो 4 मिल गया हमारे, 3 में आंसर है, ये ऑप्शन नहीं होगा।
दूसरा है 43, 43 को जोड़ेंगे 4 + 3 कितना होगा 7, तो दूसरा टर्म हमें क्या मिलेगा 7 मिलेगा, तो दूसरे टर्म से ही हमें ऑप्शन में मिल जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 2, 9, 28, 63, 126 और इसे ये बताना है कि इनमें से अगला जो टर्म होगा, जो अलग संख्या कौन है, डिफरेंट कौन है, क्योंकि प्रश्न में पहले ही कह रहा है कि सबसे अलग संख्या को ढूंढना है। तो 2, 9, 28, 63, 124 में कौन डिफरेंस है। तो 2 को किस तरह हम लिख सकते हैं कि 1 के पावर क्यू प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 बराबर 2। उसी तरह 9 को लिख सकते हैं 2 के पावर क्यू प्लस 1 लिख सकते हैं, 2 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा। सेम अगर इसी तरह 28 को हम लिखेंगे तो 3 के क्यू प्लस 1, 3 के क्यू 27 + 1 28 हो जाएगा। फिर अगला है भी 4 के क्यू प्लस 1 लिखेंगे तो कितना 64, 1 65 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है क्या 63, इसका ये जो है वो भिन्न है। 126 को भी अगर हम चेक करते हैं तो 5 के क्यू प्लस 1 125 + 1 126 आ रहा है, यानी 63 है जो भिन्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 16, 24, 34, 54, 81 में कौन अलग है। तो 81 को छोड़कर अन्य सभी सम संख्या, देख लीजिए 16, 24, 34, 54 सब सम संख्या है, 81 विषम संख्या, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी निश्चित भाषा में चारकोल को कूट भाषा में इतना लिखते हैं तो मोरल को इतना, तो उसी तरह रोचेल को कूट में क्या लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा अल्फ़ाबेटिकली मतलब नहीं लिखा गया है, इसमें अलग अलग एक निश्चित कोड दिया हुआ है। एम का 4 है, ओ का 5 है, यहाँ इसमें देख लीजिए सी का 4 है, एच का 5 है, ए का 1 है, आर का 6 है। तो इसी तरह मिलाइएगा तो आर का क्या है 6 है, तो सबसे पहले आंसर हो जाएगा 6। उसी तरह अगर हम ओ को है क्या दिया हुआ है, ओ को अगर देखते हैं तो यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो 6 हो जाएगा। ओ का 9 दिया हुआ है, सॉरी ओ का 9 दिया हुआ है, तीसरा में है, तो ओ का 9 हो जाएगा। इसमें यहाँ पर दूसरा ये यहाँ पर 9 है, तो ओ का 9 हुआ है, तो शुरुआत में 6 9। सी का 4 दिया हुआ है, एच का 5 दिया हुआ है, ई के 7 दिया हुआ है, और एल का कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो आंसर ये हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगले प्रश्न में कि यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को शहद कहा जाए और शहद को नारंगी कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए निम्नलिखित में कौन सा काम आता है। आप सिर्फ इस प्रश्न को पढ़िए कि क्या कहा जाए, लास्ट वाला देखिए कि कपड़े धोने के निम्नलिखित में से कौन सा काम आता है। तो कपड़े धोने में साबुन काम आता है, तो साबुन को क्या कहते हैं, तो साबुन को स्याही कहा जाए, तो सीधे आंसर मार दीजिए स्याही। बाकी साबुन किसको कहा जाता है क्या उससे मतलब नहीं है, साबुन को क्या कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा डी स्याही। अगला प्रश्न है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में 975 से तात्पर्य ये है, 528 से ये है, तो 213 का तात्पर्य इससे है, उसी कूट भाषा में कौन सी संख्या में गिव आता है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, काफ़ी इजी है, तो इसका आंसर हम बता रहे हैं, हाँ हो जाएगा सी 8। अगला है नीचे दिए 4 तार्किक आरेखों में कौन सा आरेख संगीतज्ञ, वाद्यशास्त्री और वायलिन वादकों के मध्य का सही संबंध प्रदर्शित करता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो देखिएगा कि सबसे पहले तो संगीतज्ञ होना चाहिए ये, उसमें वाद्यशास्त्री ये हो जाएगा, और इसके नीचे जो होगा वो वायलिन वादक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपको ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला दी गई है, जी और यू के एकदम बीच में आने वाले अक्षर कौन सा है। तो जी जो होता है वो 6ठे स्थान पे आता है, और जो यू आता है वो 21वें स्थान पे आता है। इन दोनों के बीच में जो होगा वो कितने अक्षर है, तो 15 लेटर है, तो 7 इधर कीजिएगा 7 इधर कीजिएगा, जो बीच में आएगा वो हो जाएगा एन लेटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एन। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां, ऊपर से राम का 16वां आया और नीचे से 15वां आया है, इधर से 15वां, यानी ये 14 है, यहाँ पर 15 है, तो 15 14 कितना हो गया 29 हो गया, एक राम खुद है, तो आंसर हो जाएगा 30। तो सही आंसर हो जाएगा ए 30। नेक्स्ट प्रश्न है परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, आज सोमवार है, बताइए कि शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन है। यानी प्रश्न में कह रहा है कि आज सोमवार है, क्या है आज सोमवार है, परसों किरण के जन्मदिन पर बुधवार होगा, परसों क्या होगा यानी बुधवार होगा, क्यों तो सोमवार मंगल बुध हो जाएगा। वो अगले सप्ताह इसी दिन बुधवार को शिवरात्रि है, मैं उसके अगले सप्ताह बुधवार है, तो शिवरात्रि के बाद क्या हो जाएगा गुरुवार हो जाएगा, यानी बृहस्पतिवार हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बुधवार को से बर्थडे है, अगले सप्ताह शिवरात्रि है,
आंसर हो जाएगा उसके अगले दिन बुध बृहस्पतिवार। नेक्स्ट है, यदि शेषन का कद अम्बू से लंबा है लेकिन राजू से छोटा है, अम्मू और नितिन की लंबाई बराबर है परंतु अम्मू किशोर से लंबी है, तो नितिन का क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, शेषन से छोटा, क्योंकि ये सीरीज बनेगा राजू से बड़ा शेषन है, उससे बड़ा अम्मू है, अब बराबर है नितिन का, और नितिन बड़ा है किशोर से। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी एक संख्या दोनों रिक्त प्रश्नवाचक स्थानों की ठीक पूर्ति करती है? 4 बटा प्रश्नवाचक बराबर प्रश्नवाचक बटा 100। तो आप इसे किस तरह सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। इसे आराम से देखिए कि पहले प्रश्नवाचक का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों तिरछे गुना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 400। तो प्रश्नवाचक बराबर हुआ है √400, तो आंसर हो जाएगा 20। तो सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि पी का चाचा कौन है। अगर के जे का भाई है, के जो है वो जे के भाई है, एम के की बहन है, एम जो है वो के की बहन है। उसके बाद पी एन का भाई है, पी जो है वो एन का भाई है। अब कह रहा एन जे की पुत्री है, एन जे की पुत्री है। तो निम्नलिखित कथनों में से ज्ञात कीजिए कि पी के चाचा कौन है, यानी पी के चाचा कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि आज केतन का जन्मदिन है, आज से 1 साल बाद उसकी आयु 10 साल पहले की आयु से दुगनी हो जाएगी। आज से 1 साल बाद उसकी आयु 10 साल पहले की आयु से दुगनी हो जाएगी। केतन की वर्तमान आयु क्या है? तो माना केतन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब प्रश्न में कह रहा है कि आज केतन का जन्मदिन है, आज से 1 साल बाद यानी 1 साल बाद x + 1 बराबर आयु 10 साल पहले की आयु से दुगनी हो जाएगी। 10 साल पहले यानी 2 गुना हो जाएगा, अभी के 10 साल हो जाएगा, अभी तो वर्तमान में x है, उसे 10 साल पहले दुगनी हो जाएगी। ये हमारा निकल कर आएगा, जब इसे सोल्व कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा 21 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि यदि ए और बी किसी स्थान से मोटरसाइकिलों पर उत्तरी और दक्षिणी दिशा में एक साथ चल पड़ते हैं, ए की रफ्तार 80 किलोमीटर पर घंटा है और बी की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा। यह बताइए कि 12 मिनट बाद ए और बी के बीच दूरी क्या होगा। तो देखना है कि 12 मिनट बाद, इसे 12 बटा अगर हम 60 कर देते हैं, 60 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, तो 12 मिनट में कितना चलेगा, तो वो देखना है कि 0.2 से हम गुना करेंगे किलोमीटर में, तो 80 गुना 0.2 इतना दूरी तो चलेगा जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, और जो 65 किलोमीटर से चल रहा है वो 65 गुना 0.2 चलेगा। 0.2 इसलिए आया कि वो 12 मिनट चला और 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट, यानी 1 भाग हुआ और इसका 5वां भाग से ही गुना करेंगे। तो इन दोनों का जो दूरी हमें निकल कर आ गया है, एक का आ गया 80 गुना 0.2 कितना आ जाएगा, 80 गुना 0.2 आ जाएगा 16, और 65 गुना 0.2 आ जाएगा 13। इन दोनों के जोड़ के वही दूरी हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 29 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, यदि भागा का अर्थ से अधिक है x का अर्थ जोड़, भागा का अर्थ से अधिक है x का अर्थ जोड़, अब प्लस का अर्थ भागा है, अब माइनस का अर्थ के बराबर है, बड़ा का अर्थ गुना है, बराबर का अर्थ से कम है, तो छोटा का अर्थ घटाना है। तो निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी, ये विकल्प है जो बिल्कुल सही मैच करता है ऊपर दिए गए प्रश्नों को, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यह एक बॉक्स में सभी संख्या है, उसमें से लुप्त ये है, तो इसे बताना है कि कितना होगा, ये किस तरह सीरीज में है। तो 1 और इससे जोड़ते हैं तो हमारा निकल के आता है ये, यानी 1 + 1/2 अगर करते हैं तो हो जाएगा 2 + 1/2 यानी 3/2। पहला और दूसरा को जोड़कर तीसरा लाया गया है, तो इसी तरह इन दोनों को जोड़ के ये लाया गया है। तो अब 3 + x बराबर 19/5 आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 19/5 माइनस 3, तो निकल के आएगा 4/5, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान नहीं है, निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सी संख्या में उपयुक्त नियम का पालन किया गया है। तो देखते हैं, विकल्प ए में जो संख्या दिया हुआ है वो लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान नहीं है, क्योंकि जो m के बाद o आता है वो +2 होता है, और o से r जाता है +3 आता है, r से t जाता है +2 आता है,
टी से x जाता है +4 जाता है और x से y +1 जाता है। शेष अन्य में लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए। अगला है कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो आंसर होगा ए। ये आकृति यहाँ पर जाकर फिट होगा। अगले प्रश्न पे नीचे दी गए 4 उत्तर चिन्हों में से एक का चयन करते हुए 4 समस्या चित्र को सीरीज को बनाए। इसके बाद इसमें कौन सा आएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई आकृतियों में कौन सा बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। प्रश्न आकृति जबकि दर्पण PQ है। दर्पण ये है, इसमें कौन सी आकृति है जो मिलेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इससे डायरेक्ट मिलेगा क्योंकि जितना दूरी है इधर भी उतना ही दूरी पे बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दी गई आकृति में वर्ग द्वारा डॉक्टर, त्रिभुज द्वारा महिला डॉक्टर, वृत्त द्वारा सर्जन प्रदर्शित किए गए हैं। अब एक अक्षर से अंकित उस भाग को पहचानिए जो महिलाओं को प्रदर्शित करता है। महिला भी हो, डॉक्टर भी हो और सर्जन भी हो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो टी है, जो तीनों में मैच कर रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 125 से 129 तक है कि विकल्प में से लुप्त संख्या ढूंढना है। तो आइए देखते हैं कैसे ये सीरीज में है। 12 से 13 गया +1 है, 13 से 15 गया +2 जुड़ा हुआ है, 15 से 18 +3 है, 18 से 22 +4 है, 22 से 27 +5 है, 27 से 33 जो गया है वो है +6, यानी एक एक बढ़ रहा है। 33 से +7 हो जाएगा तो हो जाएगा आंसर हमारा कितना, तो वो हो जाएगा 40। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 125 के सी, 40। नेक्स्ट है FJNMQUOS के बाद क्या आएगा। F से J जो है वो +4 है, कितना है +4 है। तो J से N कितना है वो भी +4 है। तो M से Q +4 है और Q से U भी +4 ही है। O से +4, S से +4 कौन होगा, तो वो हो जाएगा W। इसका सही आंसर हो जाएगा B। 6, 8, 7, 36, 64, 49, 24, 48 के बाद क्या होगा। तो 6 के अगर हम स्क्वायर करते हैं तो निकल कर आएगा 36। और 24 कैसे लिखा गया है, तो 36 जो निकल कर आया है उसमें से क्या है कि 6 गुना 2 घटाया गया है, यानी 6 दूनी 12 घटाया गया है तो 24 आएगा। उसी तरह हम 8 को स्क्वायर करते हैं तो आता है 64, और 64 में 8 से जो 2 से गुना करके आएगा वो घटाया गया है, 8 गुना 2 किया गया है। उसी में से 7 है, 17, 49 आएगा। 49 घटेगा कितना, 7 गुना 2 करके, यानी 14 घटेगा। इसका जो निकल कर हमारा आंसर आएगा वो होगा 35। सही आंसर हो जाएगा डी। फिर से देख लीजिए इसे किस तरह है। पहले 6 को स्क्वायर किया गया है 36, और 36 में घटाया गया है कितना, 6 गुना 2 करके। उसी तरह 8 के स्क्वायर 64 किया गया है और उसमें घटाया गया है 8 गुना 2 करके। अगला है 17, 49 किया है स्क्वायर करके और उसे घटाया गया है 7 गुना 2 करके। तो आंसर जो हमारा आएगा वो हो जाएगा डी, 35। नेक्स्ट प्रश्न में फिर से रिक्त स्थान को भरना है। ये किस तरह सजा है ये देखते हैं। ये किया गया है 5 + 4 किया गया है, कितना हो जाएगा 5, 4, 9, गुना 2 से किया गया है, इसमें से गुना किया गया है 2 से, तो हो गया 18। ठीक दूसरा उसी तरह है, 4 + 2 किया है 6, गुना 5 किया हुआ है 30 आ जाएगा। तीसरा कैसे इसी तरह करेंगे, तो 4 + 7 कितना हो जाएगा 11, और 11 में 3 से गुना किया गया है तो 11 × 33। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला है, इसमें देखना है कि खाली स्थान में क्या होगा। तो आइए देखते हैं। प्रत्येक पंक्ति में बाएं से दाएं चलने पर एक क्षैतिज रेखा की वृद्धि हो रही है। इसमें 2 था तो इसमें 3 हो गया, इसमें 4 हो गया, इसमें 3 था तो इसमें 4 हो गया, इसमें 5 हो गया, इसमें 4 है, इसमें कितना हो जाएगा 5 है, तो अगला जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो 6 कौन है, तो आंसर ऑप्शन बी में है, सही जवाब बी होगा। अगला है, 2 वक्तव्यों को आगे 2 निष्कर्ष दिया हुआ है, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। आइए देखते हैं। कुछ भारतीय शिक्षित हैं, शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, ये कथन है। निष्कर्ष में सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं, ये कथन बिल्कुल सही नहीं लग रहा है देखने से, क्योंकि इसमें कह रहा है कि सभी छोटे परिवार शिक्षित नहीं होते, जो शिक्षित व्यक्ति हैं वे छोटे परिवार को पसंद करते हैं, ये नहीं। कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं, ये बिल्कुल सही है।
क्योंकि कुछ भारतीय शिक्षित हैं और शिक्षित हैं तो वो छोटे परिवार को पसंद करते हैं, यानी कुछ भारतीय जो है वो छोटे परिवार को पसंद करते हैं। आंसर हो जाएगा बी, केवल सेकेंड निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृमि रेंग सकते हैं लेकिन पक्षी केवल उड़ सकते हैं और खुदक सकते हैं। यदि उपयुक्त कथन सही है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। आंसर हो जाएगा बी, पक्षी रेंग नहीं सकते हैं। कथानुसार पक्षी रेंग नहीं सकते हैं, यही मान्य होगा। अगला है, एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं। एम और जो है एफ है वो विवाहित दंपत्ति हैं। ए और बी बहनें हैं। ए और बी भी बहनें हैं। एफ ए की बहन है। एफ जो है वो ए की बहन है, तो बी एम को क्या लगेगी, तो बी एम को लगेगी वो है सालित। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो आइए देखते हैं किस तरह करना है। तो सबसे पहले जो होगा वो होगा हिमनद, उसके बाद होगा क्षुद्र नदी, उसके बाद होगा नदी का निर्माण, उसके बाद समुद्र का निर्माण, उसके बाद होगा महासागर के निर्माण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर या शब्द संख्या आकृति को चुनिए। 4:19 समानुपात 7 के बाद क्या होगा। तो ये किया हुआ है 4 के स्क्वायर किया हुआ है प्लस 3 किया हुआ है, हो जा रहा है कितना 19। 416 प्लस 3 19। उसी तरह 7 के हम स्क्वायर करेंगे प्लस 3 जोड़ेंगे, 17 49 प्लस 3 कौन हो जाएगा 52 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। स्वर्ण स्वर्णकार तो चमड़ा का क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, चर्मकार। जिस प्रकार स्वर्णकार स्वर्ण पर कार्य करता है, चर्मकार किस पे, चमड़ा पे कार्य करता है। नेक्स्ट है बैट कैट, उसके बाद खाली स्थान फैट। तो देखिए बी से सी गया ए और एटी एटी को कॉमन रखा, तो एफ से पहले क्या आता है ई से एफ गया और एटी एटी को कॉमन अगर हम रखते हैं तो इट हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है डी के 4 5 और बी सी को क्या लिखा, डी चौथे में आता है, ई 5वें में आता है, तो बी क्या होगा दूसरे में आएगा, सी तीसरे में आएगा। आंसर हो जाएगा बी 23 लिखाएगा। अगला है एक घड़ी सुबह के 8 बजे दर्शाती है, यानी सुबह के क्या दर्शाती है 8 बजे दर्शाती है। घड़ी की घंटा की सुई दोपहर 2 बजे दर्शाती है, यानी दोपहर 2 बजे दर्शाती है। तो कितनी डिग्री का कोण बनाते थे, इन दोनों के जो कोण बनेगा वो होगा 180 डिग्री का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार है, माह का प्रथम दिन क्या होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ए, शुक्रवार। यदि माह का 5वां शनिवार 30 तारीख को पड़े तो पहला शनिवार माह के 30 - 28 2 तारीख को पड़ेगा, तब महीने का प्रथम दिन शुक्रवार होगा। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर अक्षरों के कौन सा युग्म दी हुई श्रृंखला के अंतिम युग के बाद आएगा। तो बी और ई कितना होगा +3 है, ई से जी गया +2, जी से के गया +4, यानी एक दूसरे का जो है लिखा हुआ है बी, उसमें +3 है, जी के में +4 है, एम आर में +5 है, एक एक कर बढ़ रहा है। लेकिन ऊपर को अगर हम देखते हैं ई से जी गया है +2 ही का बढ़ोतरी हो रहा है। तो हमें देखना है बी से आई गया है तो कितने मरतबे में, बी से आई गया है वो है 7 मरतबे में, तो अगला जो होगा वो +8 का होगा। इसमें देखना है कि इनमें से कौन है, जो के और एस का जो है वो +8 का इंक्रीमेंट है। और ये भी देखना है कि हमारा जो गया है आई से के, उसमें भी +2 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो होगा +2 के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे नीचे दिए गए आकृति के कितने त्रिभुज हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसमें टोटल जो है वो 16 त्रिभुज बनेंगे। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए संख्या समूह के बहुत कुछ समान है। तो देखते हैं कि 5 2 5 15 को किस तरह लिखा गया है। जिस प्रकार 5 - 2 करेंगे तो कितना होगा 3, और उसमें से गुना करेंगे 5 तो आ जाएगा 15, इस तरह लिखा हुआ है। तो विकल्प में अगर हम देखते हैं सी में, उसमें क्या लिखा हुआ है कि 6 से 3 मतलब घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 में से 6 गुना करेंगे तो 8 आएगा, क्योंकि इसमें भी यही किया 5 में से 2 घटाया है 3 आया है, और उसमें से फिर 5 गुना किया है। तो ये सीरीज में संख्या में जो है इसी तरह का लिखा गया है। तो आंसर होगा 3 6 18 सी। अगला है शब्दकोश में कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। कारपेट, काट, कैरी और कैरपस में चौथे स्थान पर क्या आएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा बी। काठ जो है वो सबसे पहले आएगा। चौथे स्थान पे कौन आएगा, सॉरी, सबसे पहले कौन आएगा, कारपेट आएगा, उसके बाद आएगा कार्पस, उसके बाद आएगा कैरी, उसके बाद आएगा काट, यानी सबसे लास्ट और चौथे पर आएगा काट। सर बी हो जाएगा। अक्षरों को कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दिए गए शब्दों को पूरा करेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। यहाँ पर ए भरा आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आर भरा आ जाएगा, यहाँ पर ओ, यानी एस्ट्रोलॉजी लिखा गया है, ये ज्योतिष शास्त्र लिखा गया है, तो आंसर हो जाएगा AROC सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों को प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। इस शब्द से प्रयोग से कौन सा नहीं लिखा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा सी, नेशनल शब्द नहीं लिखा जा सकते हैं, क्योंकि दिए गए शब्दों में अक्षर एल का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें से एल नहीं है, नेशनल में एल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोष्टक में वे 3 अक्षर दीजिए जिन्हें बाईं ओर से दिए गए सभी अक्षरों के बाद जोड़ा जा सकता है। कोष्टक में वे 3 अक्षर दीजिए जिन्हें बाईं ओर से दिए गए सभी अक्षरों के बाद जोड़ा जा सकता है। तो विकल्प से आइए देखते हैं क्या होगा। विकल्प डी का एंड सभी दिए गए अक्षरों के साथ जोड़ा जा सकता है, तब निम्नलिखित शब्दों का निर्माण होगा, जैसे स्टैंड, ब्रांड, सैंड, लैंड, ग्रांड और हैंड। ये सभी अक्षरों को जोड़ के जा सकता है। अगला है, एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 2, 8, 40, खाली स्थान 1680, 13,440। तो देखिए किस तरह क्या है, 2 गुना 4 किया गया है, 4 किया गया है, 8 आया है। 8 गुना 5 किया गया है, 1 बढ़ के किया गया है, 40 आएगा। अब 40 1 बढ़ के अगर गुना करेंगे तो 40 गुना 6 किया है, तो 6 चौ 24, यानी 240 हो जाएगा। अगला टर्म अगर चेक करना कि सही है तो 240 इस बार 7 से होगा, तो कितना होगा, 7, 28, 8, 2, 14, 2, 16, यानी 1680 ये आ रहा है। और 1680 में 8 से गुना करेंगे तो ये आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 240 डी। 0.2, 0.004, 0.006, उसके बाद क्या आएगा? तो 0.2 से 0.04 करने के लिए पहले 0.2 में 10 से भागा देता है, कितना आंसर आ जाएगा 0.02, और उसमें से फिर वही संख्या को जोड़ देता है, तो हमारा आ जाएगा 0.04 आ जाता है। इसमें से जोड़ा गया है 0.02 जोड़ा गया है। अगला में क्या कर रहा है कि 0.04 से फिर से 10 से भागा देंगे तो आएगा 0.004, और उसमें से अभी 0.002 जोड़ना, एक जीरो बढ़ाकर, तो आंसर हो जाएगा कितना, 42600। फिर 0.006 में कितना करना है, तो 10 से भागा देना है, तो आ जाएगा 0006, और उसमें जोड़ना कितना, 0.0002, आ जाएगा 8.000, यानी 3। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 2, 5, 11, 20, उसके बाद क्या आएगा? तो 2 से जो 5 किया हुआ है वो +3 किया हुआ है, 5 से 11 +6 किया गया है, और 11 से 20 किया गया है जो है वो +9 में है, और प्लस ये 12 में है। और इनके सीरीज अगर एक बार चलते हैं फिर से देख लीजिए, 2 से 5 है वो +3, फिर 5 से 11 6, 11 से 20 9, अब 20 से खाली स्थान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 होना चाहिए। इससे एक सीरीज से नीचे चलते हैं तो ये 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें क्या है 3 का है, ये बराबर बराबर हो रहा है, तो इसलिए 12 जुटेगा, यानी 20 में से 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, 32 आएगा। सही जवाब हो जाएगा ए। PBA QDC RFE, उसके बाद क्या होगा, P से +1 Q जाएगा, Q से +1 R जाएगा, R से +1 क्या जाएगा, S जाएगा। B से +1 D जा रहा है, B से +1 नहीं है, B से +1 C होगा, इसमें +2 जा रहा है, यानी +2 होगा, और D से +2 F होगा, F से +2 क्या होगा, H होगा। उसी तरह A से क्या होगा, +2 है C, और C से +2 है E, और E से +2 क्या होगा, G होगा। तो इसका आंसर जो होगा SSG ए हो जाएगा। ये था प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 8। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।